नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निकाला गया है। अगर आप सब लोग चाहें तो मार्केट से किताब जो है खरीद करके ये पढ़ सकते हैं। देखिए, बिहार पुलिस के लिए दोस्तों ये जो आखिरी आपका समय चल रहा है, यानी जो भी आपका 20 से 25 दिन बचा है, इसमें आप इस किताब को फॉलो कीजिए, इस सेट को लगाइए, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन दिया गया है सर के द्वारा एकदम बेहतर वे में दिया गया है। और जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इस डिस्कशन को ही जो खाली पढ़ लेते हैं तो बिहार पुलिस में जो है आप अधिक से अधिक यानी अच्छा खासा जो है स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मार्केट से इसको खरीद लीजिए। देखिए, हमने जो है इसका दोस्तों सेट नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2, जो कि 19/10/2014 को प्रथम पाली में हमारा एग्जाम हुआ था। पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो क्या होता है कि मन नहीं करता है वीडियो अपलोड करने का। आप सपोर्ट बना के रखिए, आप सभी लोग के लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट जो है आपको लेकर के आऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि सोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक इसमें जो है परसर्ग है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अधिकरण कारक की बात करते हैं जो क्रिया के आधार यानी स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए। उपयुक्त वाक्य सोहन मकान के भीतर है, में स्थान का बोध पर यानी बोध पद भीतर के द्वारा हो रहा है, अतः यह जो है अधिकरण कारक होगा। कारकों की पहचान यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम कर्ता की बात करते हैं, क्रिया को संपन्न करने वाला, कर्म जो है क्रिया से प्रभावित होने वाला, करण जो है आपका क्रिया का साधन या उपकरण। वही अगर हम संप्रदान की बात करते हैं तो जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए। अपादान की बात करेंगे तो जहाँ अलगाव का बोध हो। और संबंध की बात करते हैं जहाँ दो पदों का आपस में संबंध बताया जाए। अधिकरण की बात करेंगे तो क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध कराए। और संबोधन की बात करेंगे तो क्रिया किसी को पुकार का संबोधन जो है किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है यानी सही कौन सा है? तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, यही हमारा जो है वाक्य सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है? देखिए, कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा अरविंद। अरविंद दोस्तों हमारा जो है कमल का पर्यायवाची है। कुछ दिया गया है कमल का पर्यायवाची, इसको देख लेते हैं। जैसे कंज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, ये सब कमल का है। वही अगर हम मदन की बात करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, काम, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, उसके बाद मनमत, रतिपति और मनसीज, पुष्पधनवा, स्मर और मिनकेतु और मकर ध्वज हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम जलद की बात करते हैं तो बादल, धन, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिधर। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो संघर्ष करना। जैसे हम सभी लोग भी संघर्ष कर ही रहे हैं जॉब के लिए, तो ये तभी आप मान सकते हैं लोहे का जो है चना चबाने के हो सकता है उस तरीके से भी। ठीक है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में अगर देखें तो अव्ययी यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सही शुद्ध नहीं, यानी कौन सा हमारा जो है सही शुद्ध नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि उज्ज्वल। ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल यहाँ पे ज होना चाहिए और यानी इसमें आधा आधा होना चाहिए। बाकी हमारा दवाइयाँ, मयंक, ये सब हमारा जो है सही है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है उज्ज्वल का, यहाँ पे देखिए उज्ज्वल इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो समास की बात करते हैं तो उपयुक्त सभी में है। जैसे राज्याध्यक्ष हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा, राजा रानी होगा। ये सब हमारा जो है समास का एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जो राज्याध्यक्ष है दोस्तों तत्पुरुष समास है, राजा रानी जो है हमारा द्वंद्व समास है, और यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको इंग्लिश का आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ, क्या लिखा गया है, एंटागोनिस्ट जो भी है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसान? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेन हो जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, बोला है कि व्हाट विच इज फिट टू बी इटेन इज नॉन इज, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एडिबल। आगे हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा नॉमिनल, नॉमिनल हो जाएगा। हम इसका जीके जीएस अच्छे से देखेंगे। अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो खाली जगह है इसको भर के बताना है, तो आराम से वीडियो का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिजॉल्विंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका मीनिंग भी लिखा गया है, जो कि इसका हिंदी भी लिखा गया है, तो आप आराम से वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इतना आप काम कर लीजिएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को कर्मानुसार जो है निर्दिष्ट करके बताना है आपको, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी आपका फाहियान हो जाएगा, फिर आपका ह्वेनसांग और थॉमस रॉ हो जाएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग, संयुगन, ये सभी जो है चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। फाहियान की बात करेंगे तो 399 से लेकर 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। ठीक है, देखिए चीनी भाषा में फा का अर्थ है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार्य। अतएव फाहियान से तात्पर्य है धर्माचार्य। इसके बाल्यकाल का नाम जो है कुंड था। इसके अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहां लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, न ही मांस, मदिरा, लहसुन तथा प्याज आदि का भी प्रयोग करते थे। अपवाद जो है चंडाल ये सब करते होंगे। चंडालों का विस्तृत वर्णन जो है करने वाला यह पहला विदेशी यात्री है। आगे है दोस्तों कि यह पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा जो है निर्मित बताया। ह्वेनसांग 629 से लेकर के 645। यह हर्षवर्धन 606 से 47 के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। यहाँ वह लगभग 16 वर्ष तक रहा और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़कर तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह का जो है 645 ईस्वी में लौटा। इसका यात्रा दोस्तों वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का जो है विवरण प्राप्त होता है। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच जो है किया था। इसिंग 7वीं सदी के अंत 671 ईस्वी में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का जो है यहाँ पे विवरण भी दिया है। चीनी यात्री यानी चीनी ग्रंथों में भारत को यिन टू कहा गया है। थॉमस रॉ, सर टॉमस या फिर थॉमस रॉ जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आया, जिसे जेम्स प्रथम ने भेजा था। कैप्टन हॉकिंस भी 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। इसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। फ्रांसिस्को पेल्सट यानी डच यात्री ने भी जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा जो है किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी है? तो खगोल ज्ञानी की बात करते हैं दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। देखिए आर्यभट्ट पटना के निवासी थे। इनका जन्म जो है 476 ईस्वी, स्रोत अगर दिखाए तो NCERT में हुआ था, यानी NCERT से संबंधित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपने धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज जो भी ये दोस्तों आर्यभट्ट ने ही किया था। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत जो है दिया गया है। इन्होंने सूर्य सिद्धांत यानी आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की भी यहाँ पे रचना किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? अगर आप सिकंदर महान की बात करते हैं 326 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विजय यानी भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जो यानी क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होता हुआ जो कि हिंदू कुश यानी खैबर दर्रा पार कर भारत आया। सिकंदर 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन पर बैठा। वह अरस्तु का शिष्य व फिलिप का पुत्र था। ठीक है, तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर उसका जो है स्वागत किया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। ठीक है,
और जिसे हाइड्रोस्पीच या झेलम यानी विशेषता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है पोरस की पराजय हुई। इसके आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का जो है शासक घनानंद था उस टाइम। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो ये आपको हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान था। जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख ए फिरोज शाही फतवा जहांगीरी है। अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी, और फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं 1351 से लेकर के 1338 यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो सभी को पता ही होगा, रजिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए रजिया सुल्तान दोस्तों 1236 से 40, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत के ममलूक यानी गुलाम वंश 1206 से 90 तक इसका संबंध था। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति जो है कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी पहनकर जनता के समक्ष जो है आने लगी थी। ठीक है, इसने एकताओं में फेरबदल कर अमीर एक आखुर यानी अवसाला प्रमुख के पद पर एक जो है अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूब को नियुक्त किया। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया से हुई, जो कि तबर हिंद यानी भटिया का इक्तादार था। रजिया की हत्या जो है 1240 ईस्वी में कैथट के निकट दिल्ली से लौटते समय कुछ षड्यंत्रकारी डकैतों ने कर दिया था। रजिया के पतन में उसका स्त्री जो है होना उत्तरदायी था। ठीक है, आगे प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना किया था? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1320 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर जो है तुगलक वंश की स्थापना किया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वंश लिखा गया, जैसे तुगलक वंश जो है आपका 1320 से लेकर के 1414, और गयासुद्दीन तुगलक शाह जो है 1320 से लेकर के 25 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इनका नाम जो है गाजी मलिक था। इसके पिता कराना के तुर्क थे, इसलिए वंश कराना तुर्क वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था। 3 सितंबर 1320 ईस्वी को यह गद्दी पर बैठा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक की उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, आगे प्रश्न है कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? अगर हम मुगल की बात करते हैं तो कहाँ के थे दोस्तों? मध्य एशिया। यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मध्य एशिया लिखा गया है। ठीक है, देखिए अब इसको समझिएगा कि मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं में से एक कबीला से चंगेज खां संबंधित थे। इसी के 14वें वंशज यानी मातृ पक्ष में से बाबर था, जो तैमूर तुर्क का 5वां वंशज यानी पिता पक्ष भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी मां के वंश से मानने पर जोर दिया, इसलिए इसके द्वारा स्थापित वंश मुगल कहलाता है। बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह जो है कहा जाता था। आगे प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1570 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित तथा चारबाग शैली पर आधारित यह इमारत जो है अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो है बनवाया गया था। इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने जो है तैयार किया था। आगे प्रश्न है किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सुंदर लेखन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट दिया गया, जैसे आपका यहाँ पे मानचित्र बनाने की कला जो है आपका कार्टोग्राफी हो जाएगा, छवियां बनाने की कला जो है आपका फोटोग्राफी हो जाएगा, पत्थर पर लिखने की जो कला है आपका लिथोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं जो होगा। तो यहाँ पर दिया गया जैसे आपका सपाट सतह पर खांचे काट कर डिजाइन करने का जो अभ्यास है आपका उत्कीर्ण हो जाएगा। हाथी दांत पर नक्शकारी जो है आपका आइवरी कार्विंग हो जाएगा। पत्थर पर नक्शकारी जो है आपका मूर्तिकला हो जाएगा। तो ये सभी आपको पॉइंट याद करना चाहिए। आगे प्रश्न है कि राजराजेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों ये आपको तंजावुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तंजावुर या फिर तंजौर के राजराजेश्वर का शिव मंदिर को चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह द्रविड़ शैली में लगभग 10वीं या फिर 11वीं शताब्दी के मध्य तंजौर में बनवाया गया था। द्रविड़ शैली देखिए, इस मंदिर वास्तुकला शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। इस शैली के मंदिरों का निर्माण जो है आपका दोस्तों पंचायन शैली में किया जाता है। तो यह भी पॉइंट नोट करिएगा। आगे देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है किस वर्ष जो है हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। देखिए 16 वर्ष की आयु में ही वो हैरो विश्वविद्यालय लंदन यानी मई 1905 में पढ़ने गए थे। अक्टूबर 1907 में वे विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यानी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय में अध्ययन हेतु गए थे। नेहरू का विवाह जो है 8 फरवरी 1910 को दिल्ली में कमला से हुआ। नेहरू सर्वप्रथम जो है गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है दोस्तों प्रभावित हुए थे। ठीक है, आगे प्रश्न है कि डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च जो है अभियान छेड़ा गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1920 हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा 1930 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत किया था। और यहाँ पे है कि यह यात्रा साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से दांडी नौसारी जिला गुजरात करीब 240 मील लंबी पदयात्रा की, जो 6 अप्रैल 1930 24 दिन को ये दांडी में दोस्तों यहाँ पे अवैध रूप से एक तरीके से नमक बनाकर कानून तोड़ने से जो है समाप्त हुआ था। यानी आप ये बोल सकते हैं कि 24 दिन दोस्तों यहाँ पे ये लोग यात्रा किए थे। इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और व्यापक रूप से देश में जो है फैल गया। दांडी यात्रा में बिहार से एकमात्र व्यक्ति जो कि गिरिवर धारी चौधरी कारो बाबू थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद करना चाहिए। आगे हमारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन जो है किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए अप्रैल 1916 का होम रूल लीग आंदोलन स्वशासन आंदोलन तिलक द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। यह नारा इसी आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। दक्कन कॉलेज यानी पूना से स्नातक डिग्री पास करने के बाद उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन जो है न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना से जो है शुरू किया। इन्होंने पत्रिका मराठा का अंग्रेजी में तथा केसरी का मराठी से में दोस्तों यहाँ पे जो है प्रकाशन भी किया था। आगे प्रश्न है कि वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के जागीरदारी उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित कर किसान आंदोलन जो है चलाया। 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक रूप से दोस्तों यहाँ पे स्थापना की गई तथा नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसके उपरांत वे पूरे देश में सार्वजनिक किसान नेता के रूप में जो है उभरे। उन्होंने यानी उनके द्वारा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। आगे है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। अगर हम नील दर्पण की बात करते हैं तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए नील दर्पण नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। इसमें नील बागान मालिकों के अत्याचार का जो है यहाँ पे खुला चित्रण भी किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख पुस्तक एवं लेखक दिया गया जो कि आपको याद रखना जरूरी है, जैसे अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो भी लिखा गया है तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। बंदी जीवन जो है आपका सचिंद्रनाथ सैनाल हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका दयानंद सस्ती हो जाएगा। और इंडिया डिवाइडेड जो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रिडल्स इन हिंदुइज्म में जो है आपका भीमराव अंबेडकर। पाकिस्तान या भारत का विभाजन जो है आपका भीमराव अंबेडकर। अनहिलेशन यानी अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट जो है आपका भीमराव अंबेडकर यहाँ पे हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की जो है
भर्त्सना किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, धन के बहिर्गमन निष्कासन से तात्पर्य भारतीय उत्पाद के उस हिस्से से है जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी जो है प्राप्त नहीं होता था। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा जो है निर्मूल की थी? निर्मूल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन नंबर सी। सती प्रथा पर रोक जो है 1829 के समय लॉर्ड विलियम बैटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। लॉर्ड विलियम बैटिंग दोस्तों 1828 से 35, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठगी प्रथा का अंत जो है 1830, कर्नल स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया। न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं का अपनाया गया। और कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 में इसी के समय में दोस्तों हुआ था। आगे है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन। दोस्तों अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र की भाषा देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में निर्वाचित हुए तथा उन्होंने 4 मार्च 1861 को राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण किया। 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना के जो कि सुमस्टर किले पर जो है बम फेंकने से हुआ था। आगे है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य शक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा की बात करते हैं तो ये आपका 21 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, पंचायत चुनाव ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। यह भारत के सभी राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। संविधान के भाग, अब ये भाग कितना लिखा गया है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 73वें संशोधन के अंतर्गत जो है दोस्तों कुछ अनिवार्य बाध्यकारी प्रावधान किए गए जो कि निम्न है। तो याद रखेंगे 19वां है ये आपका दोस्तों आगे प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की जो है सिफारिश किया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 स्तरीय, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति गठन जो है जनवरी 1957 ईस्वी में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी स्वायत्तता की योजना सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जो है जाना गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, अशोक मेहता समिति दोस्तों आप याद रखेंगे दिसंबर 1977 में गठन हुआ था और द्विस्तरीय मॉडल की बात करते हैं तो अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी जनता पार्टी की सरकार द्वारा। जी.वी. किरॉल समिति की बात करते हैं तो 1985 राजीव गांधी सरकार उस टाइम थे और लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की बात करते हैं तो 1986। थुंगन समिति हमारा हो जाएगा 1988 और गॉडगिल समिति जो है ये आपका हो जाएगा 1988। ठीक है, चलिए, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता जो है दोस्तों यहाँ पे प्रदान किया है? तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है श्रेष्ठता जो है प्रदान किया है। 42वां संविधान संशोधन मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का मूल रूप था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य टकराव की स्थिति जो है संविधान लागू होने के समय से ही यहाँ पे सही थी। आगे के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतदान
कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है, यानी कार्यकलाप का मतलब है क्या होता है, तो संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों को भी यहाँ पे समीक्षा जो है कर सकती है। ठीक है। और अगला कि यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, यद्यपि अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 246, 372 आदि के उपबंध स्पष्ट रूप से संविधान को यह शक्ति जो है प्रदान करते हैं। आगे है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है। देखिए, सभी को पता है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए क्या होगा, वैसे आप आंसर ही जान लीजिए। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों यानी विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य जो है होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने का जो है यहाँ पर दोस्तों वर्णन है। आगे प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहां तक कर सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक जो है सेवारत कर सकते हैं। तो इसका आंसर याद रखेंगे 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 47 तक में वर्णित है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 124(2) में नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा अनुच्छेद 124(2) का जोड़ा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा जो है उपबंध हो। कुछ यहाँ पे आर्टिकल दिया गया जो कि आपको देखना चाहिए, जैसे अनुच्छेद 124 जो है उच्च न्यायालय की स्थापना तथा गठन, अनुच्छेद 125 जो है आपका न्यायाधीशों का वेतन, अनुच्छेद 126 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 129 जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, 143 जो है हमारा राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह की शक्ति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष विजेता कौन है। तो ये सब हमारा ओल्ड करंट अफेयर है, बस आपको हम आंसर बता के आगे निकल जाएंगे। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा राफेल नडाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना जो है नहीं होता है। तो दोस्तों प्लूटो का दोस्तों नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। प्लूटो की खोज जो है 1930 में क्लाइड टॉमबेग ने किया था। इससे पहले सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह जो है माना जाता है, परंतु 24 अगस्त 2006 में प्राग यानी चेक गणराज्य में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो यानी यम से ग्रह का दर्जा जो है छीन लिया गया है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि नेपच्यून के कक्षा से होकर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है और वह आकार की दृष्टि से कई उपग्रहों से भी छोटा है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रह की गणना में जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। अगला कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर आयनान किस दिन होता है। दोस्तों ये आपका 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अयनांत की बात करते हैं तो एक खगोलीय घटना है जो वर्ष में 2 बार घटित होती है, जब सूर्य खगोलीय गोले में खगोलीय विषुववृत्त के सापेक्ष अपनी उच्चतम अथवा निम्नतम अवस्था में भ्रमण करता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है।
इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत जो है कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास 1/4 है। चंद्रमा के बड़ा दिखाई देने का कारण यह है हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो है नज़दीक होना। यह पृथ्वी से लगभग जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल। दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको समझ लेते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेल की एक पैसेंजर रेल सेवा है जो भारत की राजधानी दिल्ली को देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी से जोड़ता है। मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच जो है चली थी, दिल्ली से हावड़ा के बीच। आगे प्रश्न, गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच जो है चलती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हावड़ा मुंबई, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। गीतांजलि एक्सप्रेस 2 मेट्रो शहरों यानी कोलकाता हावड़ा जंक्शन और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी है जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ती है। भारत में चलने वाले कुछ प्रमुख रेलगाड़ी जैसे आपका शताब्दी एक्सप्रेस भारत के बड़े प्रमुख एवं व्यावसायिक शहरों को आपस में जोड़ती है। इसे वर्ष 1988 में श्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो है शुरू किया गया था। आगे है कि दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यक्रम जो है कहाँ पर स्थित है, यानी कार्यालय कहाँ पे है दोस्तों, कार्यालय। तो ये आपको कोच्चि में देखने को मिलता है। कहाँ पे, कोच्चि में। देखिए, जल सेना नेवी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ कमांड दिया गया है और मुख्यालय दिया। जैसे आपका पूर्वी कमांड की बात करते हैं तो आपका विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड की बात करेंगे तो मुंबई, दक्षिणी कमांड की बात करेंगे तो कोच्चि। और वर्तमान में जल सेना के प्रमुख कौन है तो आर हरि कुमार हैं, आर हरि कुमार। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। तो ये आपका हो जाएगा असम राइफल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। और इसका दोस्तों हमारा देखा है तो इसकी स्थापना जो है 1835 के कछार लेवी के नाम से हुआ है। इससे केंद्रीय सशस्त्र बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र जो है यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे मुख्यालय दिया गया है और स्थापना है। जैसे AR का यानी असम राइफल की बात करते हैं तो 1935 शिलांग हो जाएगा मुख्यालय। CRPF की बात करते हैं तो 1939 या 1835 या 1939 नई दिल्ली। HG यानी होम गार्ड की बात करते हैं तो 1946 विभिन्न राज्यों में। NCC की बात करते हैं तो 1948 नई दिल्ली में। TA यानी प्रादेशिक सेना की बात करते हैं तो 1949 विभिन्न राज्यों में। ITBP 1962 जो है नई दिल्ली हो जाएगा। BSF की बात करेंगे तो 1965 नई दिल्ली। CG यानी तटरक्षा बल की बात करते हैं तो 1978 नई दिल्ली। NSG जो है 1984 नई दिल्ली। और RAF की बात करते हैं तो 1992 यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वी नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विस्तृत व्याख्या हेतु प्रश्न संख्या 47 यहाँ पे दिया गया है जो भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है। सभी को पता है कि वंदे मातरम। और राष्ट्रगान की बात करते हैं तो जन गण मन। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने गाया था पहली बार बताइएगा। तो देखिए, वंदे मातरम के रचयिता कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करते हैं तो 1952 से 62 भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में राजदूत थे। 1949-52 में इनका जन्म जो है तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद एक बार 1962 में यानी 62-67 तक जो है भारत के राष्ट्रपति पद पर भी थे।
इनका जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। आगे कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है मोर है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब इसमें कुछ दिया गया जैसे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, जैसे राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, राष्ट्रीय फल जो है आम है, राष्ट्रीय पशु जो है दोस्तों बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद, ये सब आपका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन गंगा, और सॉरी माफ कीजिएगा गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। और राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं तो हाथी। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है तिरंगा। ठीक है, तो इसको भी आपको जरूरी याद करना है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कोलकाता में पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेल का भी यहाँ पे दोस्तों मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे के रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको बड़ौदा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में ये भी आपका स्थित है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कोची बंदरगाह दोस्तों ये आपको केरल में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं, जिससे न्यू मंगलोर की बात करेंगे तो यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित। इस बंदरगाह में केंद्रमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह रेल लाइन तथा NH17 से मुंबई तक कोचिन से जुड़ा हुआ है, यानी कोचिन से आपका जुड़ा है। आगे की लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको दोस्तों गुवाहाटी में देखने को मिलता है। कहाँ पे, गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे जैसे राज्य दिया गया है, हवाई अड्डा दिया, जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका पटना, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका चेन्नई, और दाबोलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको गोवा में देखने को मिलता है। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत जो है वर्ष 1911 ईस्वी में किया गया था। आगे कि ASLV का पूरा नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं कि SLV-3 का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसमें ठोस प्रणोदय का भी यहाँ पे उपयोग जो है होता है। आगे प्रश्न है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो ये आपको उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपको याद करना जरूरी है। जैसे बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश, कान्हा, माधव, फासिल, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, ये सब आपको मध्य प्रदेश में है। सरिस्का, थार, केवलादेव, मुकुंदरा राजस्थान, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना ये सब असम में है। हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा, ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, मिडिल बटन आइलैंड, सैडल पीक, गलाथिया ये सब आपको अंडमान निकोबार, और गुइंडी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्ती ये सब आपको तमिलनाडु में है। नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री ये सब आपको उत्तराखंड में है। नामदफा, मोलिंग जो है अरुणाचल प्रदेश, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा है कि बी डोरई स्वामी अयंगर डैश बजाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वीणा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद करना जरूरी है। जैसे अगर हम बांसुरी की बात करते हैं तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, विजय राघव राव, प्रकाश वडेरा। सितार की बात करेंगे तो मुश्ताक अली खां, पंडित रविशंकर, विलायत खां, यानी मनीलाल नाग, और जया विश्वनाथ। सरोद की बात करेंगे तो ब्रिज नारायण, उस्ताद अलाउद्दीन खां, चंदन राय, अशोक कुमार राय। ठीक है, ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कि भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ है। तो ये आपको तमिलनाडु से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है जो शुरुआती दिनों में मंदिर की देवसासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष जो है किया जाता था। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम में शारीरिक प्रतिक्रिया यानी प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, एक समभंग, अभंग और
त्रिभंग यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लोहे की तीली भरी हुई है, एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जल के घनत्व के कारण ही जब जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो पहले ही थोड़ा ऊपर उठ जाता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जैसे जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसका भार में भी कमी का अभाव होता है। भार यह आभासी कमी वस्तु द्वारा जो है हटाए गए द्रव्य के भार के जो है बराबर होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे है कि आकाश में उड़ने वाली यानी आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी यानी दोनों हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इसको हम छोड़ दे के आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि सोने का शुद्धता स्वरूप कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा देखिए 64 का हो जाएगा। 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। देखिए बहुत नरम होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है गहने बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे चांदी या फिर तांबे के साथ मिश्रण किया जाता है ताकि गहने बनाने के लिए जो है कठोर यानी मजबूत हो सके। ठीक है, 100% की शुद्धता हासिल करना असंभव है, क्योंकि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोने में कुछ हद तक जो है अशुद्धता यहाँ पे होती है। आगे प्रश्न है कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनिकरण कहते हैं। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में जो है परिवर्तित होते गए हैं या फिर हो गए हैं। कोयला मुख्यतः जो है 4 प्रकार का होता है, एक आपका एंथेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, और भी एक हमारा दिया गया है, और एक हमारा पीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो इन्वर्टर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर सी। देखिए H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जैसे प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और स्टोरेज बैटरी में यह आपका जो है उपयोग होता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो नमक का स्रोत की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा हेलाइट। ठीक है, देखिए अगर हम बॉक्साइट की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हैलाइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड। पायराइड की बात करेंगे तो आयरन सल्फाइड, और कैल्साइड की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हो जाएगा। आगे कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड जो है पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मूत्र का एक सामान्य घटक यूरिक एसिड या फिर यूरिक अम्ल प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के जो है विघटन का उत्पाद है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग जो है होता है? नेमाटोड, तो ये आपको हो जाएगा फाइलेरियासिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कि वुसेरिया मलेई और वुसेरियाई ब्रेंका फ्टाई 2 फाइलेरिया परजीवी हैं जो फाइलेरिया रोग का जो है कारण बनते हैं। यह उन अंगों को यानी अंगों की सूजन का कारण बनता है जिसमें वे कई वर्षों तक रहते हैं। आमतौर पर निचले अंगों के लसिका वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। आगे प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा है जैसे श्वेत रक्त कणिका अनियमित आकार की वह केंद्रीय युक्त होती हैं। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट यानी ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC जैसे ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनोसाइट्स यहाँ पे हो जाएगा। जैसे इसके कोशिका द्रव में कण पाए जाते हैं जैसे न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल और बेसोफिल, और इसके कोशिका द्रव में जो है कण नहीं पाए जाते हैं जैसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एंजाइम मदद करता है, तो ये आपको हो जाएगा भोजन पचाने में, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जो है जारी रहता है। लार में 2 एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ये आप पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है। आगे है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है।
तो अभी मैंने आपको आंसर बताया है छोटी आंत, यानी मुख से शुरू होता है और छोटी आंत तक जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए छोटी आंत दोस्तों आंत यानी 3 भागों में विभक्त होता है, ग्रहणी और अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत, यानी 3 आपका यहाँ पे दिया गया है। कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लानन कहलाता है। यह कायम ग्रहणी में पहुँचता है, जहाँ सबसे पहले यकृत से निकलकर पित्त रस जो है इसमें मिलता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण जो है पित्त रस कायम को क्षारीय बना देता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे कि सामान्य पुरुष के भीतर या फिर सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, तो सिंपल सा है, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 36.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न की सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा महाधमनी यानी एओर्टा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महाधमनी बाएं नीले के शीर्ष पर शुरू होती है, जो हृदय की पेशी पंपिंग कक्ष है। हृदय बाएं नीले से महाधमनी बाल्ब के माध्यम से रक्त को महाधमनी में जो है पंप करता है। आगे है कि कोटला और राहु दृष्टांत है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश का। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इनके अंतर्गत मछलियां आती है जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती हैं, और ये अनियतापी जंतु है। इसमें श्वसन क्लोम द्वारा जो है होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो CaOCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, जिसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है। यह पानी में दोस्तों यहाँ पे घुलनशील भी होता है, पानी में घुलनशील होता है। आगे है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। देखिए एल्बो ज्वाइंट की बात करते हैं तो हिंज ज्वाइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार की संधियां की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती हैं, जैसे कोहनी एवं घुटने की संधियां हो जाएगा। सरल संधि की बात करते हैं, यह संधि भी कंदुक खलिका संधि की भांति यहाँ पे होती है। आगे है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है किसने किया है या फिर किसने दिया है, तो हार्वे के द्वारा दोस्तों ये दिया गया है। बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए शरीर में रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है, और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, रुधिर एवं रुधिर वाहिकाओं से जो है मिलकर बना होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। और मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। अगला है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर यात्रा के दौरान मलय द्वीप समूह तथा अन्य स्थानों से स्थानों से एकत्र की गई सामग्री के आधार पर 1859 में स्पेसिस की उद्गम नामक पुस्तक लिखा है। डार्विन के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जैव विकास हुई तथा विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्ण के जो है कारण यहाँ पे होता है। आगे कि अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। देखिए अंधे की यानी अंधों की जो पढ़ने की लिपि होता है उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को प्रतिपादित किया, जिसमें नेत्रहीन छात्र पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ब्रेल प्रणाली में 63 बिंदु पैटर्न का वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ण एक अक्षरों के संयोजन, एक सामान्य शब्द या एक व्याकरण संकेत का प्रतिध्वनिक करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। देखिए जो ध्वनि की तीव्रता है दोस्तों ये आयाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आयाम ध्वनि तरंगों के आकार का एक मापक होता है। यह ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है जिसने तरंगों को शुरू किया है। अधिक आयाम वाले तरंगों में ध्वनि यानी अधिक ऊर्जा और अधिक तीव्रता होती है, इसलिए वे जोर से आवाज करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सीड्स क्या है। अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा घातक मृत्यु रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सीड्स की बात करते हैं तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम यानी इसका जो है फुल फॉर्म होता है। आगे प्रश्न कि पित्तरस का कार्य क्या है। अगर हम पित्तरस की बात करते हैं तो वसा का एमल्सीकरण जो है इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित रहता है।
पित्त रस जो है गाढ़ा हरे यानी हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त रस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में जो है पित्त वर्ण जैसे बिलू यानी बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आदि भी इसमें जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर हम एटिलीन की बात करते हैं तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की एटेनोलोल एक बीटा अवरोधक है जो विशेष रूप से दिल पर काम करता है। ठीक है। आगे प्रश्न है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की जो है क्षमता रखता है। तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है। ट्रिपल एंटीजन, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा जो है 86 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाले रोग। इससे बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी टीका रोग जो है प्रतिरक्षीकरण के लिए जो है दिया जाता है। आगे प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है दोस्तों ये आपका धोने का सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ग्लास निर्माण में यानी सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो कागज उद्योग में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, साबुन बनाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में भी ये सब आपका दोस्तों काम आता है। अगला है कि जेनेटिक कोड जो है किसने जारी किया है, फिर किसने किया है। तो ये आपका हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आविष्कार और आविष्कारक दिया गया। जैसे अगर हम रक्त परिसंचरण की बात करते हैं तो विलियम हार्वे, इंसुलिन की बात करेंगे तो वेटिंगम बेस्ट, रेबिस टीका जो है लुई पास्चर, एंटीजन जो है हमारा लैंडस्टीनर, विषाणु जो है दोस्तों इवानोवस्की, रक्त समूह की बात करते हैं तो लैंडस्टीनर यहाँ पे हो जाएगा। और हृदय प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो क्रिस्टियन बार्नार्ड। ये सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा। पेनिसिलिन की बात करेंगे तो ए फ्लेमिंग, विटामिन आपका हॉपकिंस, जीवाणु की यानी विषाणु विज्ञान की बात करते हैं इवानोवस्की वो बेजरिनक, हैजा व तपेदिक जो रोगाणु है रॉबर्ट कोच, टीका लगाना जो है आपका एडवर्ड जेनर, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की बात करेंगे तो ल्यूवेन हॉग, गर्भरोधक जो गोलियां हैं पिनकस, पोलियो टीका की बात करेंगे तो जोनस साल्क, पोलियो ड्रॉप की बात करके तो एल्बस साबिन हो जाएगा। और स्टेथोस्कोप की बात करेंगे तो रेने लेनक, मलेरिया परजीवी की बात करेंगे तो रोनाल्ड रास, एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है आपका लिस्टर, और बीसीजी टीका जो है आपका यूरिन कॉलमेट यहाँ पे हो जाएगा। आगे है कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, ऐसा क्यों। तो क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए पीने के पानी के लिए क्लोरीन सबसे आम रासायनिक कीटाणु शोधक में एक है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये आपका हो जाएगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से घेंघा या फिर गलकंड नामक हीनताजन्य रोग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे होता है। घेंघा के बाद जो है क्रेटनिज्म की अवधारणा आती है यानी अवस्था आती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति में जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन मुक्त नमक यहाँ पे जो है युक्त नमक होता है। तो नोट कीजिएगा अच्छे तरीके से आप सभी लोग। यहाँ पे कुछ मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। ठीक है, मैथ्स को हम स्किप करेंगे, डायरेक्ट हम अपना जीके जीएस देखेंगे। ये सब मैथ्स का ही क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। हमने देखिए बहुत सारा क्वेश्चन यानी जो डिस्कशन है छोड़ा नहीं है, कुछ पॉइंट हमने छोड़ा है, बाकी बहुत सारा मैंने कवर किया है। हर एक क्वेश्चन का मैंने जो है डिस्कशन देखा है, आप सभी को पता ही होगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे। और हाँ देखिए डेली बेसिस पे आप सभी को हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको 1 घंटा के लिए यानी 1 घंटा में ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप खुद नहीं देखेंगे, आपको भी और सारा चीज़ भी पढ़ना है। तो ये भी आप देखिए, क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। ये सब क्वेश्चन बैंक है यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।